झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के ओखला में दबंगई करने का आरोप लगा है। पुलिस के साथ बदतमीजी करने का भी गंभीर आरोप लगा है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने विधायक के बेटे को रोका था। बुलेट के मॉडिफाई साइलेंसर को लेकर रोका गया था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस रॉन्ग साइड बाइक चलाने का आरोप है। ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पुलिस को धमकाने का भी इल्जाम लगा है। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और 20,000 रुपए का चालान भी काट दिया है। उसे स्टार्ट करो एक बार। क्या हो गया? अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। क्या गया बताइए। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ चालान है और क्या। चालान करूंगा ना थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। यहाँ होगा चला। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। ले रिकॉर्डिंग कर सारी। स्टार्ट कर पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो एक बार। अब बोलिए ये सच्चा सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तो विधायक के बेटे की हनक आपने देखी। रॉन्ग साइड बाइक चलाई इसने, बाइक पर स्टंट कर रहे थे। आरोप यह है साइलेंसर मॉडिफाइड था और पुलिस ने जब यह कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी की जा रही थी। पुलिस वाले को धमकाया जा रहा था। एमएलए के बेटे की दबंगई, पुलिस ने कार्रवाई की है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। उसे स्टार्ट करो एक बार। क्यों क्या हो गया? अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। क्या गया बताइए। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ चालान है और क्या। चालान करूंगा ना थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। यहाँ होगा चला। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। ले रिकॉर्डिंग कर सारी। स्टार्ट कर पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो एक बार। अब बोलिए ये सच्चा सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो नजर आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं जो विधायक के बेटे हैं, सिर पर हेलमेट भी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, बाइक की आरसी नहीं थी, हेलमेट नहीं लगाया, बाइक पर स्टंटबाजी करने का आरोप लगा है। यानी वो जो तमाम कागजात किसी भी वाहन को चलाने के लिए जो जरूरी होते हैं, चाहे आप 4 व्हीलर चलाएं, 2 व्हीलर, वो कागज नहीं थे। इस तरीके के गंभीर आरोप हैं। यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आरसी नहीं, हेलमेट नहीं, गलत ड्राइविंग पर पुलिस ने अमानतुल्लाह के बेटे से लाइसेंस मांगा तो आपने देखा किस तरीके से अपने पिता को, विधायक पिता को फोन करते नजर आए ये जनाब। तो पापा विधायक हैं तो क्या कानून को आप ठेंगे पर रखेंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अमानतुल्लाह के बेटे की बुलेट पर बवाल, मॉडिफाइड यानी कि जो साइलेंसर आप देखते होंगे, कई लोग अपनी बुलेट में साइलेंसर हटवा देते हैं, इस वजह से बहुत तेज आवाज आती है, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। और यही आरोप इस शख्स पर लगा है। और अब यही बुलेट आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी, इसी बुलेट पर अमानतुल्लाह खान के बेटे सवार थे। रॉन्ग साइड ड्राइव करने का भी आरोप है, यानी रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने का इल्जाम है। पुलिस ने जब आरसी मांगा वो नहीं दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया, हेलमेट भी नहीं लगाया था इसने। और पुलिस के साथ किस भाषा में बात कर रहा था वो भी आपने सुना। फिरौती करने वाली पार्टी, वसूली करने वाली पार्टी, गैंगस्टर के साथ कोरिलेशन करने वाली पार्टी अगर ये सवाल करे, अब दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कल ही अमानतुल्लाह खां के बेटे ने किस तरीके से एसएचओ के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि मैं विधायक का बेटा हूं, किस तरह से कानून व्यवस्था को यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के विधायक किस तरीके से जो विदेश में गैंग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ कर के दिल्ली में एक्सटॉर्शन और फिरौती कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। 62 एमएलए हैं और 62 एमएलए के पास ज़रा निकाल लें कि कितने लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। प्रथम दृष्टया अगर पुलिस ने अमानतुल्लाह खान से बात कराई या उन्होंने बात कराई तो लगता है कि सही है। जब सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, तो ये भी गुंडागर्दी में पीछे कहाँ है?
आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी मनोज वर्मा आपको नजर आ रहे हैं। मनोज, ये तो विधायक के बेटे ने हनक दिखाने की एक तरीके से कोशिश की है। जो तमाम जरूरी दस्तावेज होने चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, चाहे बुलेट चलाएं, बाइक चलाएं, कार चलाएं, वो तमाम कागज नहीं थे। और ऊपर से हम लोगों ने वीडियो में सुना किस तरीके से अपने पिता को फोन करता नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और ये उसी दौरान का वीडियो है जब एसएचओ खुद इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब वहां पर ये बाइक उनको नजर आई और इस बाइक को रोका गया। तो उस पर मोहम्मद अनस जो है अमानतुल्लाह खान का बेटा है, वो इस बाइक को चला रहा था, साथ ही उसका एक दोस्त भी पीछे बैठा हुआ था। और उसके बाद वीडियो में जैसा कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब उससे कागजात मांगे गए तब उसने वो नहीं दिखाया, इसके अलावा वो बदतमीजी करता हुआ भी नजर आया। इसके बाद अभी फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की है, एमवी एक्ट की धाराओं में मुकदमा तो दर्ज किया ही है, साथ ही साथ 20,000 रुपए का चालान भी किया है। और अखिलेश, आपको याद होगा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पिछले साल 2024 में अनस का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो नोएडा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आया था। उसमें नोएडा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, उसके बाद उसकी तलाश भी की गई थी, उसके बाद मोहम्मद अनस फरार हो गया था। तो ये पहला मामला नहीं है जिसमें विधायक का जो बेटा है वो इस तरीके से बदतमीजी करता हुआ नजर आया, और इससे पहले भी उसके ऊपर ये मामला सामने आया। फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई पुलिस ने की है, क्योंकि ना ही ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही बाइक की आरसी थी। इसके अलावा दोनों शख्स जो बाइक पर बैठे हुए थे, मोहम्मद अनस हो या उसका जो दोस्त था, वो हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। तो फिलहाल पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है, वो इस वक्त थाने में खड़ी हुई है। 20,000 रुपए का इसका चालान किया गया है। जी, तो आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे की जुबान आपने देखी, किस तरीके की हनक उसकी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चूंकि पिता एमएलए हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार दिल्ली के किले को फतेह करने के लिए सियासी दलों के नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा दूं। दिल्ली चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार अभियान। आज भी दिल्ली में कई दिग्गज उतरने वाले हैं, हुंकार भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में 2 रैली करेंगे। उधर राहुल गांधी भी मादीपुर में कर सकते हैं जनसभा। अरविंद केजरीवाल भी आज 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो सियासी सरगर्मी अब राजधानी दिल्ली में तेज है, और किस कदर तेज है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा रहे हैं कि तमाम जो अलग अलग पार्टियों के सियासी सूरमा हैं, दिग्गज हैं, अब मैदान में उतरे हुए हैं। जेपी नड्डा का भी आज कार्यक्रम है। इसके अलावा राहुल गांधी भी मादीपुर में एक जनसभा कर सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, इस तरह की जानकारी है। तो हर पार्टी जोर लगा रही है। अब वोटिंग में बहुत वक्त है नहीं, तो कैसे जनता तक पहुंचा जाए। हमारे साथ इसी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए अंकित गुप्ता मौजूद हैं। दीपक रावत भी आपको दिख रहे हैं। अंकित, पहले आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि अब बिल्कुल आखिरी चरण में लगभग चल रहा है ये चुनाव, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग पार्टियों के दिग्गज भी मैदान में हैं। बिल्कुल अखिलेश, और ये हमने देखा है कि कल किस तरह से योगी आदित्यनाथ हमको जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, असदुद्दीन ओवैसी जो कि ओखला सीट पर पहुंचे थे। तो तमाम जो राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी उसी तरीके से चल रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए, उन्होंने सीधे तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, और दिल्ली की कानून व्यवस्था से लेकर के जो है यमुना की सफाई के मुद्दे पर, और उसके अलावा किस तरीके से जो मौलवियों को जो पैसा दिया गया और पुजारियों को नहीं दिया गया, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अब क्योंकि जो है आखिरी जो 2 हफ्ते से कम का वक्त बचा है, जबकि जो है दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज की बात की जाए तो आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता दिल्ली में अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और कोशिश यही है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और रणनीति बीजेपी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यह है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर जा रहे हैं वो पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए मतदाता जहां पर बड़ी संख्या में है, या फिर ऐसे इलाके जो कि जो है हमको याद है कि जब 2020 में दंगे हुए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। वहीं जो बाकी जो नेता हैं, किसका जैसे बिहार से जुड़े हुए जो नेता हैं वो बिहार और पूर्वांचल वाले इलाकों में जहां पर ज्यादा मतदाता है वहां जा रहे हैं। तो रणनीति साफ है कि कम वक्त में पब्लिक कनेक्ट के लिए स्ट्रेटजी नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें। केजरीवाल पर हमले की आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है।
चुनाव आयोग से केजरीवाल पर हमले की शिकायत की गई है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल पर कई बार हमला किया गया, यह कहना आम आदमी पार्टी का। दीपक रावत इसी से जुड़ी कुछ और खबर आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं दीपक। जी बिल्कुल अखिलेश, कल हरिनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। शाम का वक्त था, करीबन 6 बजे के आसपास का, और इस दौरान जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है हरिनगर से, राजकुमारी ढिल्लों, जिनका हाल ही में आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया और वहां से दूसरे प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया है, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को घेरने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए, नकली नोट उड़ाए गए। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लेकर टिकट बांटा है। तो इन तमाम आरोपों के बीच उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ट्वीट कर ये कहा कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बोला है कि उन पर हमला कराया जाए, ये पहला हमला नहीं है। इस तरीके से लगातार कई बार, चाहे उनकी तरफ पानी फेंका गया हो, चाहे उनकी तरफ कोई कपड़ा फेंका गया हो, ये तमाम चीजें होती रही हैं। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी से बड़ा मुद्दा बना रही है। इसे बड़ा मुद्दा बनाने के पीछे की एक वजह यह भी है अखिलेश कि कल ही चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि जो पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल के साथ चल रही है, थ्रेट के बाद जो उनको मिली थी उसे हटा दिया जाए, जो हटा दी गई है। तो अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं रही, उसके बाद भी इस तरह के हमले लगातार जारी रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करना, क्योंकि मुश्किल से अब 9-10 दिनों का वक्त बचा है जब दिल्ली में प्रचार थम जाएगा। और इन 9-10 दिनों में अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर विधानसभा तक पहुंच सकें। रोज 3 जनसभाएं होती है, उसके बाद नजर बनाकर रखिएगा इस पर। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अंकित भी हमारे साथ थे, शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज दिल्ली की माधोपुर विधानसभा में राहुल गांधी की भी जनसभा होनी है। अब तक 2 बार जनसभा में उनके शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कब कब राहुल की जनसभा थी और वो शामिल नहीं हो पाए, यह भी आप जरा समझ लीजिए। 22 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर रैली में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसके बाद 23 जनवरी यानी कल मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में रैली हुई, राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। अब आज मादीपुर विधानसभा सीट पर राहुल की जनसभा है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी यहां रैली में शामिल होते हैं या नहीं। तो बीच चुनाव राहुल गांधी के इन जनसभाओं में नहीं पहुंचने को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 24 जनवरी को यानी मादीपुर में विधानसभा सीट जो है वहां पर आज भी उनके पहुंचने को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे, यह सवाल बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसकी। सैफ के हमलावर शरीफुल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। बांद्रा कोर्ट में शरीफुल को किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है उसकी पुलिस रिमांड। पूछताछ में शरीफुल ने कबूल किया है कि सैफ पर उसने हमला किया था। सैफ अली खान पर हमले की बात उसने मानी है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर लिया है और उनका जो हमलावर है उसे अब कोर्ट में पेश किया जाना है। शरीफुल इसका नाम। बांद्रा कोर्ट में शरीफुल को किया जाएगा पेश। ये अभी एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। अब आगे किस दिशा में पुलिस की तहकीकात जाएगी, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, पूछताछ में शरीफुल ने यह बात कबूल कर ली है कि उसने हमला किया है और कुछ ही देर में कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। 16 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसने सैफ अली खान, उनके परिवार और प्रशंसकों को सकते में डाल दिया। घर में घुसकर जानलेवा हमला। सैफ अली खान हालांकि बाल बाल बच गए। 5 दिन तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो सकुशल घर आ गए हैं। पुलिस इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान के बयान भी दर्ज किए। अभिनेता सैफ अली खान का जो बयान दर्ज किया गया है, आपको बता दें कि सैफ अली खान ने पुलिस को बताया कि मैं और करीना 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। बेटे जेह की नैनी एलियामा फिलिप की चीखें मैंने सुनी। ये बातें खुद सैफ बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि चीख सुनते ही मैं और करीना जेह के कमरे में भागे। कमरे में हमलावर को देखा। बेटा जेह रो रहा था। हमलावर को रोकने की कोशिश में हाथापाई हुई। मैंने हमलावर को पकड़ रखा था। अपने आप को छुड़ाने के लिए हमलावर ने चाकू मारा। चाकू से मेरी पीठ, गर्दन
और हाथ में चोट लगी। मैं जख्मी हुआ, बावजूद इसके हमलावर को धक्का देकर धकेल दिया। हमलावर को बेटे जेह के कमरे में बंद कर दिया। जेह को लेकर घर के कर्मचारी 12वीं मंजिल पर भाग गए। शोर शराबा सुनने के बाद जब दूसरे कर्मचारी नीचे आए, जिस कमरे में हमलावर को बंद किया गया था, तो वहां नहीं मिला। पूरे घर में ढूंढने पर भी कर्मचारियों को हमलावर नहीं मिला। मुझे ऑटो रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय भी मौजूद हैं। मृत्युंजय, और कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सैफ अली खान ने और क्या क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान ने अपना बयान लगभग वैसा ही दिया है जिस प्रकार का बयान करीना कपूर खान ने दिया था। सैफ अली खान ने बताया कि किस प्रकार से जो 11वीं मंजिल से चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी, उनको अरियामा फिलिप की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो कमरे में पहुंचे। पहले पल के लिए वो डर गए थे कि क्योंकि बच्चे 11वीं मंजिल पर थे। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमलावर जिसके हाथ में धारदार हथियार था, उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने, और सैफ अली खान ने उससे पूछा भी कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। उसे दरवाजे में जेह का जो कमरा था वहाँ पर लॉक कर दिया। दरअसल एक सवाल ये है कि जब लॉक कर दिया तो आरोपी कैसे फरार हो गया। इस पर एक हमें जानकारी सामने आई है कि ये जो लॉक था, चूंकि ये कमरा बच्चों का कमरा था, तो इस अंदर से जो लॉक था वो ठीक नहीं था। यानी इस प्रकार से लॉक था कि कोई आसानी से लॉक को खोला जा सके। बच्चों की सुरक्षा के लिए वो लॉक ऐसा नहीं लगाया गया था कि अंदर से ना खोला जाए, इस उद्देश्य से कि छोटे बच्चे हैं, कभी कमरे में वो लॉक हो गए तो आसानी से बाहर से खोला जाए। यही वजह थी कि जब आरोपी उस कमरे में गया और ये तमाम लोग 12वीं मंजिल पर पहले चले गए, उसी दौरान ये आरोपी फायदा उठाकर दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और वहां से वो निकल गया। तो सैफ अली खान ने अपना बयान दिया है कि उन लोगों को लगा था कि आरोपी को हमने कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन वो कमरे में नहीं था। इस प्रकार के बयान सैफ अली खान ने दिए हैं और उसने बताया कि किस प्रकार से वो एग्रेसिव था। उसने लगातार हमले किए, पीठ पर उसने हमले किए। सैफ अली खान ने उसे पकड़ने, ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हमले की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और बच्चों की चिंता थी। बच्चों की वजह से उन्हें, बच्चों को और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर उन्हें पीछे 12वीं मंजिल की तरफ जाना पड़ा। इस प्रकार का बयान सैफ अली खान ने दिया है। लगभग करीना कपूर का बयान और सैफ अली खान का बयान 80% एक ही जैसा है। सैफ अली खान ने अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र किया है और किस प्रकार से उन्होंने आरोपी को लॉक किया था उसका जिक्र अपने बयान में किया है। अखिलेश, आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद आरोपी को कोर्ट ले जाया जाएगा। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और देखिए तैयारी हो चुकी है। जिस वैन में, पुलिस के वैन में आरोपी को ले जाया जाएगा, उसे पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर लगाया गया है। थोड़ी देर में आरोपी को यहां से निकाला जाएगा। जांच अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और अन्य जो जांच टीम के अधिकारी है वो यहां पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में आरोपी को बांद्रा कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक पुलिस रिमांड, अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। पहली बार 5 दिन का रिमांड मिला था। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी सबूतों को इकट्ठा किया, कई कड़ियों को जोड़ा, सीन रिक्रिएट किया, कई जगहों पर आरोपी को लेकर गए। बीती रात आरोपी का मेडिकल हो चुका है। अब ऐसे पर आरोपी को सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस अभी और भी सबूत इकट्ठा करना चाहती है, इसके लिए कोर्ट में अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। अतिरिक्त रिमांड के दौरान ये बातें रखेगी कि हमें अभी काफी कुछ रिकवर करना बाकी है। मुख्य रूप से आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है और बांग्लादेशी नागरिक कैसे भारत हम करेंगे। मैं कुछ और जानकारी आपसे लूंगा। दरअसल सैफ अली खान पर जब हमला हुआ था, उन्हें ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने वाले जैदी थे, जो सैफ अली खान के अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। एक फिटनेस ब्रांड के सीईओ और सह संस्थापक हैं। सैफ के अफसर से जुड़े सवाल भी हैं कुछ। सैफ को अस्पताल ले जाने वाले अफसर को लेकर अफसर जैदी ही सैफ अली खान को अस्पताल से घर लेकर पहुंचे थे। ये उसी दिन का वीडियो है जब सैफ अली खान कार में बैठकर अपने घर जा रहे थे। अफसर जैदी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन अब कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। सैफ को अस्पताल लेकर गए अफसर जैदी। सैफ पर हमले की जानकारी कैसे मिली? ऑटो में सैफ के साथ थे अफसर जैदी। क्या हमले के वक्त सैफ के घर पर थे? अफसर जैदी ने ही सैफ को भर्ती करवाया? क्या परिवार के लोगों ने ही जैदी को बुलाया? ये कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। तो सैफ को अस्पताल लेकर गए थे अफसर जैदी। तो सैफ पर हमले की जानकारी आखिर उन्हें कैसे मिली? कैसे वहां पर फौरन वो पहुंचे? ऑटो में सैफ के साथ अफसर थे। मृत्युंजय, क्या इसमें कुछ पेच भी नजर आ रहा है? कुछ और जानकारी मिल रही है आपको? सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, कल रात को हमने अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बताया कि दरअसल वो पीछे गए थे सैफ अली खान के,
साथ में वहाँ पर, लेकिन जब अस्पताल में सैफ अली खान पहुँचे तो वो भी उसी समय अस्पताल पहुँच गए थे। चूँकि एक मेडिको लीगल केस है, ये इसमें आपराधिक मामला जुड़ा हुआ था, एक हमलावर ने हमला किया था, तो एक इसकी सूचना अस्पताल द्वारा पुलिस को दी जाती है। ऐसे पर एक व्यक्ति जो घर का सदस्य होता है वो जो भर्ती कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, कागजी प्रक्रिया होती है, पुलिस को सूचना देना होता है, अपने नंबर देना होता है, वो एक बतौर फ्रेंड वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया की थी। मेडिको लीगल केस होने की क्या सैफ अली खान के साथ वो ऑटो में गए थे या फिर वो अलग से जब उन्हें जानकारी मिली तो सीधे अस्पताल पहुंच गए थे? देखिए, जो हमने डॉक्टरों ने हमें बताया था कि सैफ के साथ सैफ, तैमूर और एक 52 साल का एक व्यक्ति जो उनके दोस्त हैं, वो तीनों अस्पताल में पहुंचे हुए थे। इस प्रकार का बयान डॉक्टरों की तरफ से हमें बताया गया था। लेकिन जब हमने इनसे फ़ोन पर बात की तो इनका कहना था कि मैं वहां पर पीछे गया था और मेडिको लीगल केस होने की वजह से जो कागजी कामकाज था वो मैंने वहाँ पर एक दोस्त के नाते किया। और जब पिछले 5 दिनों से मैं उनके साथ ही रह रहा था और जब उनको घर जाना था तो ड्राइव करके मैंने ही उनको घर तक पहुँचाया। और उनके परिवार के बेहद करीबी मित्र हैं और परिवार के बेहद करीबी दोस्त हैं और वो परिवार के साथ ही मौजूद दिखे, इस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी। लेकिन ये स्पष्ट हमें नहीं बताया गया है कि आखिरकार जो ऑटो रिक्शा में गया था वो तीसरा व्यक्ति ये अफसर जैदी थे या कोई और था। डॉक्टरों का कहना है कि तीसरा व्यक्ति 52 साल का व्यक्ति था, लेकिन डॉक्टरों ने नाम नहीं बताया था। जी नहीं, चूंकि सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है ना कि क्या हमले के वक्त कहीं वो घर में थे तो नहीं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जी, अखिलेश, अफसर जैदी भी उसी परिसर में रहते हैं, उनके सैफ अली खान की बिल्डिंग के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, कुछ मीटर की ही दूरी पर बल्कि रहते हैं। और ऐसी पूरी संभावना है कि जब ये घटना हुई होगी तो करीना ने या फिर परिवार के अन्य सदस्यों ने करीबियों को फ़ोन किया होगा। और जैसा कि हमने कई बार खबरों में बताया कि बाद में कुणाल खेमू भी वहाँ पर पहुँच गए थे, इब्राहिम भी वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ऐसी संभावना है कि ये अफसर जैदी परिवार के बेहद करीबी मित्र हैं और बहुत नज़दीक भी रहते हैं वो, तो संभावना है कि उन्हें सूचना मिली होगी और वो पहुँचे होंगे। अब ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि रिक्शे में वो साथ गए थे या फिर वो पीछे गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ कागजी प्रक्रिया के लिए वो तुरंत वहां पर पहुंचे थे और कागजी प्रक्रिया उन्होंने की थी। ठीक है मृत्युंजय, मैं आऊंगा आपके पास, आके भी आपसे हम जानकारी लेंगे। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। दर्शकों को हम बता दें कि इस रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर 5 जगह जख्म के निशान पाए गए हैं। पीठ पर बाईं ओर 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट की बात लिखी गई है, जबकि बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर गहरे जख्म की बात है। गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट है, जबकि सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है। कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई जा रही है। तो ये वो जानकारी जो इस मेडिकल रिपोर्ट में है। शरीर में अलग अलग जगहों पर ये जख्म के निशान मिले हैं, 5 जगहों पर। कोहनी पर भी बताया जाता है कि 5 सेंटीमीटर गहरा जख्म। इसके अलावा दाएं कंधे को लेकर जानकारी मिल रही है कि वहां भी 3 से लगभग 5 सेंटीमीटर की चोट उन्हें आई हुई थी। गर्दन पर गहरा घाव, दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट की बात सामने आ रही है, जबकि बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट की बात कही जा रही है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं, 5 जगहों पर शरीर के अन्य अलग अलग हिस्सों में चोट थी और जख्म के निशान जो हैं गहरे चोट भी इनमें से कुछ। फिलहाल अब बिल्कुल फिट है सैफ अली खान, घर पहुंच चुके हैं, अपना बयान उन्होंने दर्ज करवा दिया है। पुलिस की तहकीकात जारी है। अब अगली खबर, पटना के मोकामा में हुई फायरिंग मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सोनू सिंह के बाद अब पुलिस ने अनंत सिंह के करीबी रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है। दावे के मुताबिक रोशन बुधवार को नौरंगा जलालपुर गांव में हुई फायरिंग के वक्त मौके पर मौजूद था। यह गिरफ्तारी सोनू मोनू की मां उर्मिला सिन्हा की तरफ से दर्ज एफआईआर के मामले में की गई है। दर्शकों को हम यह भी बता दें, उर्मिला सिन्हा ने अपनी एफआईआर में रोशन कुमार को भी नामजद किया था। तो मोकामा फायरिंग के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह का करीबी रोशन भी पकड़ लिया गया है। सोनू मोनिक की जो मां है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी नामजद, और उसी के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बुधवार की घटना, फायरिंग के मौके पर रोशन की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है कि जहां पर यह गोलीबारी हो रही थी वहां पर यह शख्स मौजूद था। एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई गई थी। एक ऐसी घटना जिसने लॉ एंड ऑर्डर को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। खुलेआम अगर इस तरीके से गोली चल रही है, वो भी कई राउंड, तो क्या पुलिस का इकबाल नहीं रह गया, पुलिस का डर नहीं रह गया है? सवाल भी पूछे जा रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। आप आवाज ही साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे, ये पुराना वीडियो है, दनादन गोलियों की आवाज आती है। और अगर अपराधी इस तरीके से खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं
कि क्या वर्दी का खौफ है? इससे पहले कल रात आरोपी सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नौरंगा जलालपुर गांव से देर रात सोनू की गिरफ्तारी हुई। बुधवार को ही गोलीबारी को लेकर कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से 2 एफआईआर में सोनू सिंह आरोपी था। पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है तो सोनू के पिता का दावा यह कि उनके बेटे ने सरेंडर किया है। तो सोनू के पिता का यह कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रहा है उनका बेटा, उसने खुद सरेंडर किया है। आपको बता दें कि नौरंगा जलालपुर गांव में देर रात सोनू की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि बुधवार को गोलीबारी को लेकर जो कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई थी, इनमें से 2 एफआईआर में सोनू सिंह आरोपी था, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी, एक विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। ऐसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। तो पुलिस के आग्रह पर सरेंडर किया गया। आप सुन रहे हैं किस तरह की भाषा है। अनंत सिंह तो जाना माना चेहरा है, लेकिन इस सोनू मोनू गैंग के बारे में आपको बता देते हैं। मोकामा ब्लॉक के जलालपुर गांव का रहने वाला है, कई आपराधिक मामले में है, आरोपी है यह शख्स। स्थानीय राजनीति में परिवार की मजबूत पैठ बताई जाती है। मां उर्मिला सिन्हा नौरंगा जलालपुर पंचायत की मुखिया हैं। अनंत सिंह के चचेरे भाई विवेका पहलवान का रिश्तेदार है। अनंत सिंह का पहले समर्थक रहा, कुछ महीने से अनंत सिंह से इसके रिश्ते खराब हो गए। तो सोनू मोनू के बारे में हम आपको बता दें। और खबर यह है कि सोनू सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में दहशत खत्म नहीं हो पा रहा है। आज सुबह करीब 5 बजे मोकामा के हेमजा गांव में जबरदस्त फायरिंग हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश सिंह के घर पर अपराधियों ने करीब 40 राउंड गोलियां दागी हैं। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। पीड़ित मुकेश सिंह का आरोप यह है कि फायरिंग सोनू मोनू गैंग की तरफ से की गई। हेमजा गांव सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, जहां बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हमला हुआ था। इससे पहले सोनू मोनू गिरोह पर पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोप लगे थे और 40 राउंड के आसपास गोलियां चलाई गई हैं, फायरिंग हुई है। 10 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। आज सुबह 5 बजे 10 आदमी के साथ आकर के हमारे घर पर 40 राउंड गोली फोड़ा है और उसके बाद हम थाना को सूचना कर रहे हैं। थाना हमारा फोन नहीं उठा रहा है। थाना हमारे ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं हमको एहसान दे रहा है। और थाना को जब मैंने कहे तो कहावल गोली को फुटवे नहीं किया है। मेरा फोर्स यहाँ था। हम सब ग्रामीण, हमारा ग्रामीण जो है सब देख रहे हैं कि खोखा यहाँ बरामद बल है। तो आपने सुना क्या जानकारी इस बारे में दी गई है। फायरिंग की पूरी कहानी अब आपको हम बता देते हैं, कैसे कैसे पूरी घटना घटी है। दरअसल मोकामा के पूर्व एमएलए अनंत सिंह पर नौरंगा जलालपुर में फायरिंग हुई। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों तरफ से करीब 70 राउंड फायरिंग की गई। सोनू मोनू के पूर्व मुंशी के घर ताला खुलवाने पहुंचे थे अनंत सिंह। आज क्या हुआ वो भी जान लीजिए आप। सुबह 5 बजे सोनू मोनू के पूर्व मुंशी के घर फायरिंग हुई है। मोकामा के हेमजा गांव में की गई 40 राउंड फायरिंग। पूर्व मुंशी मुकेश का दावा यह कि सोनू मोनू गैंग ने ही फायरिंग की है। पुलिस ने आरोपी सोनू को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मोनू के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम आपके सामने, लेकिन एक ऐसी घटना है जिसने बिहार में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। अगर अपराधी इस तरीके से खुलेआम गोलियां चला रहे हैं और 1-2 राउंड नहीं कई राउंड गोलियां चला रहे हैं, तो सवाल यह है कि आखिर पुलिस कहां थी, प्रशासन के लोग कहां थे? क्या पुलिस का कोई खौफ अब नहीं रह गया है? क्या अपराधी वहां पर बेखौफ हो चले हैं, बेलगाम हो गए हैं? और जिस तरीके से ये गोलियां चलाई जा रही हैं, कोई भी इसकी जद में आ सकता है। आप सोचिए, कोई आम व्यक्ति अगर वहां से गुजर रहा हो, क्या हश्र होगा उसका। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस सदी की 144 वर्षों के बाद इतना पावन क्षण हमारे सामने आया
कि हमें प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप याद करिए, पिछले 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी के इन 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है, 45 करोड़ से ज्यादा। एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। ये चुनाव पूरी ताकत किस तरीके से बीजेपी लगा रही है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।